हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए करंट अफेयर्स की। आपके सिलेबस के अनुसार, जो नए वाला सिलेबस है उसके अनुसार अगर बात करें तो इसमें 5 प्रश्न है वो भारत के और 5 प्रश्न है वो राजस्थान के करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। अगर आप ये 10 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इस क्लास को पूरा अटेम्प्ट करना है। मैं बहुत ही शानदार वाले प्रश्न आपको करवाने वाला हूं। पहले भारत के प्रश्न करेंगे, फिर हम राजस्थान के प्रश्न करेंगे और वही कंटेंट पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी पटवारी का एग्जाम हुआ तो उसको हमने देखा, आपने भी देखा होगा। उसमें देखा है कि आपके जो पैटर्न है वो बिल्कुल इजी लग रहा था। हालांकि जो करंट अफेयर के प्रश्न है वो अच्छे स्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए थे। पैटर्न है वो इजी था पेपर का, है ना। कोई कथन वाले वो प्रश्न ज्यादा नहीं, सत्य असत्य वाले ज्यादा नहीं, सीधे सीधे ऑप्शन वाले प्रश्न थे। तो उसी पैटर्न पे हम ये क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम बात करेंगे जनवरी 2025 के करंट अफेयर की, जिसमें हमारा राजस्थान का और भारत का इंडिया लेवल का करंट अफेयर रहेगा। अगर इंडिया कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है तो वहां पर भी हमारा जो है थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। तो आपको इस क्लास को पूरा अटेम्प्ट करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पटवारी में भी आपने देखा, हमने करंट अफेयर पढ़ा था और उस करंट अफेयर का बहुत ज्यादा बेनिफिट है वो अभ्यर्थियों को मिला है। जनवरी 2025 में निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव चुना गया? इस प्रकार के प्रश्न हैं वो सीधे सीधे यहाँ पर पटवारी के एग्जाम में अभी पूछे गए थे। तो इसमें देखिए, बात करें तो बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव किसे चुना गया, तो हम बात कर रहे हैं जनवरी 2025 की। तो जनवरी 2025 के अंदर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है देवजीत सेकिया, इनको क्या चुना गया है? इनको बनाया गया सचिव। इनको सचिव बनाया गया और इन्होंने जय शाह की जगह ली है। पहले इस पद पे कौन थे? जय शाह, जो कि वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में ये आईसीसी के अध्यक्ष है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो उसके हैं वो अध्यक्ष हैं। तो आईसीसी के क्या है? ये अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईसीसी के क्या है? अध्यक्ष हैं। और जो प्रभतेज सिंह हैं, ये क्या है आपके? ये कोषाध्यक्ष हैं। इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। देवजीत सेकिया का नाम है, ये ध्यान रख लेना। जय शाह का नाम आपको ध्यान रख लेना। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है तो आपको बताना जय शाह, और बीसीसीआई के सचिव कौन है तो देवजीत सेकिया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। अगला है किसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखो, जनवरी में ज्यादातर करंट अफेयर है नियुक्तियों से संबंधित है, कुछ खेल से संबंधित हैं जो आपके आगे आने वाला है, और हम लास्ट में बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसरो का अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? इसका अध्यक्ष इसरो का। तो यहाँ पर देखिए जनवरी 2025 में 7 जनवरी को ये नियुक्ति हुई थी। और किसको बनाएगा? तो वी नारायणन को, सी ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है वी नारायणन, इनको क्या बनाया गया? इसरो का अध्यक्ष बनाया गया। इसरो का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इसी के साथ साथ आपको क्या पता रखना है, और इनको अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी इनको बनाया गया। ये बात भी ध्यान रखना, सचिव, अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी इनको बनाया गया। तो इसरो का अध्यक्ष ये तो सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष विभाग का सचिव कौन है? तो ये भी आपके वी नारायणन है, ध्यान रखना। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे एस सोमनाथ। कौन थे? एस सोमनाथ इनसे पहले वाले थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल कितना रहेगा अगर आपसे पूछ ले? नहीं पूछेंगे, लेकिन इनका कार्यकाल है वो 2 वर्ष रहेगा। कितना? 2 वर्ष। अगला देखो, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता, गोला फेंक के पूर्व खिलाड़ी, और इनका नाम कौन नहीं जानता? बहादुर सिंह सागू। कौन है? बहादुर सिंह सागू को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? भारतीय एथलेटिक्स
महासंघ का और इनको अध्यक्ष बनाया गया निर्विरोध, यानी कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, इनको अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने जगह ली आदिल सुमरीवाला की, इनके स्थान पर ये आए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर जो एक नाम दिख रहा है अंजू बॉबी जॉर्ज, तो इनको एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। एथलीट आयोग, ये किससे संबंधित है? एथलीट आयोग। एथलेटिक्स महासंघ पूछे तो बहादुर सिंह सागू, और एथलीट आयोग से पूछ ले आपको तो अंजू बॉबी जॉर्ज, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, और जो आवश्यक है वो मैं आपको बता दूंगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO किसे नियुक्त किया गया? जो आधार का जो नोडल एजेंसी है उसका है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CO है, वो किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो ये CO किसको बनाया गया? भुवनेश कुमार को बनाया गया है। इसको भुवनेश कुमार को बनाया गया, बस सीधा सा ध्यान में रखना है, और कोई बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि UIDAI की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, ये आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत में स्थापना इसकी 2009 में हुई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले तो इसकी प्राधिकरण की स्थापना है वो 12 जुलाई 2016 को हुई थी। 12 जुलाई 2016 को हुई थी। जो एक अधिनियम आया था 2016 का, उसके प्रावधानों के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में इसकी नियुक्ति 12 जुलाई 2016 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2009 में इसकी जो नियुक्ति हुई थी वो योजना आयोग के तत्वाधान में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें 12 जुलाई 2016, ये डेट आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, जनवरी 2025 में किसको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ज्यादातर क्या है इसमें नियुक्तियां ही हैं, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है किसको बनाया गया। तो यहां पर आपके राजस्थान के सीनियर IPS ऑफिसर है जिनका नाम है राजेश निर्वाण। तो राजेश निर्वाण का संबंध कहां से है? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको ध्यान में रखना। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक है वो किसको बनाया गया? राजेश निर्वाण को बनाया गया, जो आपकी राजस्थान कैडर के IPS है। क्या है? राजस्थान कैडर के IPS है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, किसने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? CRPF के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बताइए देखें। तो CRPF का महानिदेशक कौन बना है? तो ये बने आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन बने? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेश कुमार को आप जानते होंगे, कौन है? निर्वाचन आयुक्त है। कौन है? निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के? तो ज्ञानेश कुमार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, दिसंबर जनवरी में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन हुआ है? सूर्य किरण जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और नेपाल के बीच में हुआ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। ठीक है, यहां पर यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक डॉकिंग की। ऐसा करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो डॉकिंग के मामले में यानी कि अंतरिक्ष के अंदर दो उपग्रहों को आपस में डॉकिंग करवाना, अंतरिक्ष के अंदर क्या करवाना? डॉकिंग करवाना। तो ये डॉकिंग आपके किसने करवाई? इसरो ने करवाई। और ऐसा करने वाला ये आपके भारत है, चौथा देश बन गया दुनिया का। दुनिया का कौन सा देश बन गया? चौथा देश बन गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि भारत है वो वर्ष 2035 तक अपना स्वयं का क्या बना लेगा?
अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा, स्पेस स्टेशन है वो बना लेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष के अंदर लोबिया के बीजों में अंकुरण करवाया है। पूछे किसके बीजों में, तो लोबिया के बीजों में अंकुरण करवाया। क्या करवाया है, अंकुरण करवाया किसने, इसरो ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और स्पेडेक्स मिशन है इसका, कौन सा, स्पेडेक्स। जो स्पेडेक्स मिशन है इसको लॉन्च किससे किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 30 दिसंबर 2024 को ये मिशन है वो लॉन्च किया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानकारी है वो सारी महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है यहां से। आगे देखो, जनवरी 2025 में इसरो द्वारा किस लॉन्चिंग व्हीकल से NVS-02 को प्रक्षेपित किया गया था। ये क्या है, ये नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है NVS-02। और NVS-02 ये आपके इसको भेजना इसरो का कौन सा मिशन था, 100वां मिशन था। NVS-02 को भेजना इसरो का कौन सा मिशन था, 100वां मिशन था। और इसको किससे भेजा गया था, तो इसको भेजा गया था GSLV F15 से, GSLV F15 से भेजा गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको किस ऑर्बिट में स्थापित किया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपको ध्यान में रखना, वीडियो में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ये इस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। यानी कि जो NVS-02 सैटेलाइट भेजा, उस सैटेलाइट को कहाँ स्थापित किया, किस कक्षक में, तो ये कक्षा कौन सी है, जियो सिंक्रोनस कक्षा है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है NVS-02 के बारे में। ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो आपके क्या है, भारत की जो नाविक सिस्टम है, नाविक, नाविक क्या है, GPS के तरह है, GPS के समान है नाविक, नेविगेशन सिस्टम है। इस GPS को यानी कि नाविक को मजबूत करने के लिए इसको भेजा गया है, ठीक है, NVS-02। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, जनवरी 2025 में भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन किस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है वो किसने स्थापित किया है, तो ये शुरू किया आपके पिक्सल ने। किसने, पिक्सल ने शुरू किया, बस इतना ध्यान में रख लेना। आगे देखो, यूनेस्को 2025 जनवरी के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल स्थल चराई देव मोइदम किस राज्य में स्थित है, चराई देव मोइदम। अब ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि भारत का आपके एक यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुआ भारत का स्थान है। तो आपसे पूछे तो आपको ध्यान में रखना असम, कौन सा है, असम है। असम को आपके यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। आगे राजस्थान का नाम भी आएगा, उसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये इसके बारे में और बातें आपको ध्यान में रखनी है, चराई देव मोइदम के बारे में। तो चराई देव मोइदम के बारे में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि ये आपके कहां पर स्थित है, तो राज्य तो हो गया आपके असम, किस राज्य में स्थित है, असम है। किस राजवंश से संबंधित है, तो ये अहोम राजवंश से संबंधित है। असम से ध्यान रख लेना, ए फॉर असम, ए फॉर अहोम, अहोम राजवंश से संबंधित है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो ये आपके यहां पर अहोम राजवंश के क्या है, अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, यहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि किसके दफन किए गए थे यहाँ पर, अहोम राजवंश के। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि अहोम राजवंश का कब्रिस्तान था ये। क्या था, अहोम राजवंश का कब्रिस्तान हम इसको कह सकते हैं, या शमशान भूमि इसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो चराई देव मोइदम है वो अहोम राजवंश से संबंधित स्थल है जो कि असम से प्राप्त हुआ है, जिसको आपके जनवरी के अंदर है वो इसको प्रमाण पत्र
मिल गया है विश्व धरोहर के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ। डीआरडीओ को फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में इसका स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो इसका स्थापना दिवस मनाया गया 1 जनवरी 2025 को। कौन सा स्थापना दिवस? 67वां स्थापना दिवस है, वो मनाया गया। 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो आप बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई होगी? तो इसकी स्थापना हुई 1958 में। कब हुई? 1958 में हुई। इसका कई बार है स्लोगन पूछ लिया जाता है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका ध्येय वाक्य है, या इसका लोगो का जो सेंटेंस है वो भी ध्यान में रखना है। डीआरडीओ के अध्यक्ष आपसे पूछ ले कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपके समीर वी कामत, ये इसके अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें डीआरडीओ से संबंधित हुई। आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। जनवरी 2025 में चर्चित नाग मार्क 2, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। नाग मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने कहाँ किया? मिसाइल है तो रक्षा से संबंधित है, तो परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने किया। और डीआरडीओ ने इसका परीक्षण है वो कहाँ पर किया, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके परीक्षण की अगर बात करते हैं तो इसका सफल परीक्षण हुआ है, कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। पहली बात, राजस्थान में कहाँ हुआ? राजस्थान में जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर में कहाँ? जैसलमेर में भी आपके पोखरण में हुआ। पोखरण फील्ड या फायरिंग रेंज अपन कह सकते हैं। फायरिंग रेंज में, पोखरण फायरिंग रेंज में इसका है वो क्या हुआ है? टेस्टिंग हुई है, सफल टेस्टिंग हुई। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। डायनेमिक्स लिमिटेड। किसका निर्माण? नाग मार्क 2 का निर्माण किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल। इसके द्वारा ये इसका निर्माण है वो किया गया। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? तो ये एक क्या है? स्वदेशी है। कैसी है? स्वदेशी है। स्वदेशी के साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है? ये आपके सेकंड जनरेशन की है, सेकंड पीढ़ी यानी कि दूसरी पीढ़ी की है। और कैसी है? एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक के साथ साथ गाइडेड मिसाइल भी है। तो ये इतनी सारी बातें ध्यान में रखनी है इसके बारे में। तो नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? जैसलमेर के अंदर हुआ। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सॉरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं है, ये आपके मैंने उल्टा बता दिया इसका। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये संस्करण तो आपके, एक मिनट, ये स्वदेशी है, ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा यहाँ पर एंटी टैंक तो दूसरी है, ये कौन सी है? तो ये आपके एंटी टैंक नहीं होकर के आपको ध्यान में रखना है, स्वदेशी है, बिल्कुल सही है। और ये आपके थर्ड जनरेशन की है, तीसरी पीढ़ी की है। किस पीढ़ी की है? तीसरी पीढ़ी की है। इसके साथ आपको ध्यान में रखना है तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी पीढ़ी की? तीसरी पीढ़ी की। इसके साथ और आपको क्या ध्यान में रखना है? ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। फायर एंड फॉरगेट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, फायर एंड फॉरगेट तकनीक। आपको बस ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि नाग मार्क मिसाइल है, कहां से टेस्टिंग हुआ? जैसलमेर पोखरण राजस्थान से टेस्टिंग हुआ है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। तीसरी पीढ़ी की है, एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत ने कौन सा ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए
मल्टी लेयर्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। तो ये बहुत ही चर्चित रहा था कि आपके ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन का एक साथ अटैक हो जाए तो वहां पर इसका सामना करने के लिए भारत ने कौन सा सिस्टम विकसित किया है, तो विकसित किया भार्गवास्त्र। कौन सा? भार्गवास्त्र विकसित किया है। और ये आपके भार्गवास्त्र नाम है, ध्यान में रखना, ड्रोन तकनीक से संबंधित है, एंटी ड्रोन सिस्टम है। अगला प्रश्न है, भारत ने कौन सी युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की अगर बात करें तो वो है आपके संजय। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? संजय नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जनवरी 2025 में? जनवरी 2025 में भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस गणतंत्र दिवस से संबंधित कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना, मुख्य अतिथि कौन थे, जो कि आप सब जानते होंगे। कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो, आपको रट गया होगा ये तो। और ये कहाँ के थे? इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के कौन है ये? इंडोनेशिया के कौन है, आपको ये ध्यान में रखना है। मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है ये। क्या है? राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे मुख्य अतिथि बने। कौन से क्रम का था? तो ये आपके 76वां गणतंत्रता दिवस था। और इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि पहले गणतंत्र दिवस पर भी हम हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि बने थे। ठीक है। गणतंत्र दिवस की जो थीम है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और थीम क्या थी? तो थीम थी स्वर्णिम भारत। क्या थी? स्वर्णिम भारत। कैसा भारत? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। विरासत और विकास, ये इस बार की थीम थी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और यहां पर एक जो अभी हमने बात की थी, संजय, जो सिस्टम निगरानी सिस्टम है, युद्ध क्षेत्र निगरानी सिस्टम संजय। और यहां पर जो डीआरडीओ की एक मिसाइल थी, परले मिसाइल, परले, संजय और परले, इसका भी यहां पर प्रदर्शन किया गया था, परले मिसाइल और संजय का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमने कौन सा मनाया? 76वां गणतंत्रता दिवस मनाया। यहां पर देखो, पहली झांकी कौन सी थी, ये तो आप सबको पता ही होगा। झांकी का विषय क्या था? झांकी का विषय भी यही था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। आपसे पूछ ले। ठीक है। उत्तर प्रदेश की झांकी थी, वो आपके महाकुंभ है, उसको पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला था, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, जनवरी 2025 को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? पहला है भारत का, तो महत्वपूर्ण है। कौन सा है? जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर है, वो किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यहां पर राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? सिक्किम राज्य हो जाएगा। ये भारत का पहला है, इसलिए हमने शामिल किया है, बाकी राज्य राजस्थान नहीं है। तो भी आपको ध्यान में रखनी कुछ बातें। अगला है, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में, तो यहां पर अगर बात करें तो जिसको आपके फायर पावर इंडेक्स भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसमें स्थान कौन सा है भारत का? चौथा स्थान है। इसमें मिलिट्री कितनी मजबूत है इसके बारे में बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में जारी आपके 6वीं लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेटस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान किस श्रेणी में है? तो ये भी एक प्रश्न है, थोड़ा ध्यान में रखना। लॉजिस्टिक के नाम से ध्यान में रख लो कि लॉजिस्टिक रिपोर्ट है जो 6 नंबर की है, उसमें राजस्थान कौन सी श्रेणी के अंदर है? तो राजस्थान यहाँ पर फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया। राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? फास्ट मूवर की श्रेणी में रखा गया। ये राजस्थान से संबंधित, इसलिए हमने इसको शामिल किया। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में जारी 2025 में जारी हुआ हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2025 में जारी हुआ जनवरी में, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है?
ये आपको बताना है। तो भारत कौन से नंबर पे है? तो भारत आपके 85वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 85वें नंबर पे है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे 2024 में पूछ ले तो 2024 में भारत कौन से स्थान पर था? 80वां स्थान था भारत का। कौन सा? 80वां स्थान था 2024 के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। वर्तमान में इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भारत के जो नागरिक है, तो भारत है वो कितने देशों में, भारत है वो कितने देशों के साथ आपके, इसका स्कोर क्या है, वीजा मुक्त है वो, इसका स्कोर क्या है, वीजा मुक्त स्कोर। तो यहां पर अगर बात करें, ये क्या हो गया, इसमें भारत का वीजा मुक्त स्कोर, तो भारत के वीजा मुक्त स्कोर की बात करें तो ये आपके कितना है? 57 है। यानी कि 57 देशों में वीजा फ्री ये आपके भारत है वो जा सकता है। ठीक है। और इसी के साथ हमारा स्थान कौन सा? 85वां स्थान है। रैंकिंग आपको दोनों ये 57 ध्यान में रखना है। वीजा फ्री कितने देशों में बिना वीजा के आपके भारत की जा सकते हैं? तो वो 57 में। और पिछली बार 80वीं रैंक थी, इस बार हमारी कितनी है? 85वीं रैंक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 है वो किसे दिया गया? तो ये इनको इसको दिया गया। किसको? इनको इसको दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ये इसको दिया गया, ध्यान रखें। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। इसके बारे में मैं आप चाहेंगे तो अलग से बता दूंगा, एक अलग सेशन लेकर के, तो उसमें बहुत अच्छा हो जाएगा इसमें, ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं रहे। ठीक है। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूंगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। डी गुकेश को यहाँ पर दिया गया है खेल ध्यानचंद अवार्ड, किसमें? शतरंज में। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में दिया गया। प्रवीण कुमार को टेबल टेनिस में दिया गया। और मन्नू भाकर को किस में दिया गया? निशानेबाजी में। तो यहाँ पर आपको आंसर सही बताना है। सही आंसर बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रवीण कुमार का संबंध किससे है? पैरा एथलीट से संबंधित है। ये इसका संबंध है पैरा एथलेटिक्स। ये पैरा एथलीट है, पैरा एथलेटिक्स संबंध है, टेबल टेनिस यहाँ पर नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर 32 खिलाड़ियों को क्या दिया गया था? अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। 32 खिलाड़ियों को कौन सा अर्जुन, कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अर्जुन अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। ठीक है। और 4 को क्या दिया गया था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। कितने लोगों को? 4 लोगों को ही दिया गया था। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। कौन सी श्रेणी में कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो टॉप करता है उसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती हैं। बहुत सारे पुरस्कार हैं, तो इसमें हम कभी डिटेल में बात करेंगे। देखो, जनवरी 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किसे किया गया? तो पद्म पुरस्कार भी हम अलग से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर है एम.टी. वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, श्रीमती शारदा सिन्हा। इन तीनों को क्या दिया गया? मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण है, वो दिया गया। एम.टी. वासुदेवन नायर की अगर बात करें तो एम.टी. वासुदेवन नायर है, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध एक तो केरल से है, और कौन से क्षेत्र से है ये अगर आपसे पूछे तो इनका संबंध है साहित्य और शिक्षा। साहित्य और शिक्षा से संबंधित इनका ये इनका क्षेत्र है। इसके अलावा ओसुमो सुजुकी की बात करें तो ये आपके व्यापार से संबंधित हैं, व्यापार कह दें, और आपके उद्योग से संबंधित हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? जापान से। तो ये विदेशी हो गए। कहाँ से? विदेशी हैं, जापान से हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा की बात करें तो इनका संबंध है बिहार से, और बिहार में ये क्या है? कला से संबंधित है।
कला से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, तीनों को मरणोपरांत मिला है। ये गणतंत्र दिवस को इसकी घोषणा की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1954 में स्थापित ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक आता है, पद्म विभूषण। आगे बढ़ते हैं, पद्म पुरस्कार बहुत सारे हैं, उनकी भी बात करेंगे कभी। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में हिंदी अकादमी दिल्ली ने किसे शलाका सम्मान दिए जाने की घोषणा की है? शलाका सम्मान दिए जाने की घोषणा किसे की गई है, ये आपको बताना है। बताइए, देखें किसको मिलेगा शलाका सम्मान। तो यहाँ पर आपके पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चित्रा मुदगल को यहाँ पर शलाका सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें ये कौन सा 24-25 का, 24-25 का तो किसको मिलेगा, चित्रा मुदगल को मिलेगा। अशोक वाजपेयी की अगर बात करें तो अशोक वाजपेयी को मिलेगा 23-24 का, 2023-24 का, और निर्मला जैन को मिलेगा 2022-23 का। तो इनको ये पुरस्कार है इस प्रकार दिए गए। तो चित्रा मुदगल नाम ध्यान में रखना। अगला देखो, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ? इनसे संबंधित जो राजस्थान के करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे ना, वो आगे आपको मिलेंगे इसी सेशन में, बहुत जल्दी अभी देखने को मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उड़ीसा के अंदर हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा में। और उड़ीसा में कहाँ पर? भुवनेश्वर में ये आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ? भुवनेश्वर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आयोजित जनवरी 2050 में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या था? ग्रामीण भारत महोत्सव, इसका आदर्श वाक्य है वो क्या था? तो यहां पर इसके आदर्श वाक्य की अगर बात करें तो ये क्या था भाई, बताइए। गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव रहे तो देश रहे, गांव पढ़े तो देश पढ़े, कौन सा था? तो यहां पर हमारा था गांव बढ़े तो देश बढ़े। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य था। थीम है वो ज्यादा पूछी जाती हैं। अगला है, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम या 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? 6 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ। पंचायत से संसद कार्यक्रम का नाम क्या? पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम है, और इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया ओम बिरला के द्वारा। किसके द्वारा? ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में, अब देखो राजस्थान करंट अफेयर शुरू हो रहा है, और राजस्थान करंट अफेयर में किन पुलिस रेंज को समाप्त कर दिया गया है? जनवरी 2025 में कुछ पुलिस रेंज थी, उनको राजस्थान में समाप्त किया गया था, और ये किन किन को समाप्त कर दिया गया ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो राजस्थान में पहले आपकी सीकर, पाली और बांसवाड़ा ये पुलिस रेंज हुआ करती थी, और इन पुलिस रेंज को 14 जनवरी 2025 को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब राजस्थान में अगर बात करें तो पहले की तरह 7 रेंज होगी। अब राजस्थान में कितनी रेंज होगी? 7 रेंज, और 2 क्या होंगे? कमिश्नरेट होंगे। 2 क्या होंगे? कमिश्नरेट, और 7 क्या होगी? रेंज होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके प्रत्येक रेंज में 8-8 पुलिस जिले शामिल होंगे। तो इस प्रकार हमारे बात करें तो 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया था। तो उस प्रकार इसको भी क्या कर दिया गया? ये तीनों आपके संभाग बने थे, तीनों को समाप्त कर दिया। तो ये पुलिस रेंज भी इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कौन कौन सी पुलिस रेंज समाप्त हुई। अब कितनी है? तो 7 है, ये आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखें 7 पुलिस रेंज है राजस्थान के अंदर। अगला है, निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया है? किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर एक पार्टी है बीएपी, और बीएपी का पूरा नाम क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना, भारत आदिवासी पार्टी। क्या नाम है? भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी, इसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है, और ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
थर्ड सबसे बड़ी पार्टी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और बीएपी के राजस्थान में एक तो सांसद है और 4 विधायक है। एक क्या है? सांसद, और 4 क्या है? विधायक हैं अभी इस पार्टी के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक पूछा है, तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान है 12वां। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहरों के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है? भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहरों के रूप में? तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का एक शहर शामिल है और उसका नाम है उदयपुर। तो उदयपुर और इंदौर को आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। राजस्थान का उदयपुर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये दुनिया की 31 जो आर्द्रभूमि शहर हैं उसमें शामिल हुए हैं। दुनिया के अंदर 31 ही है, जिसमें राजस्थान का उदयपुर भी एक है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें इस चीज को। अगला प्रश्न देखो, 2025 में अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये मोना अग्रवाल राजस्थान के संबंधित हैं, तो राजस्थान संबंधित हैं, तो इसका पूछा गया है। तो बताइए जरा, मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड मिला था, तो अर्जुन अवार्ड से संबंधित मोना अग्रवाल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पैरा निशानेबाजी से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैरा निशानेबाजी से इसका संबंध है। किस पूछ ले किस जिले से संबंधित है? तो सीकर जिले से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2025 के विशेष अवसर पर राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति पदक किसे मिला है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति पदक, तो यहां पर 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तो राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। और राज्य स्तरीय समारोह कहां हुआ था? राज्य स्तरीय 76वां गणतंत्र दिवस समारोह कहां आयोजित हुआ? तो ये समारोह आयोजित हुआ था उदयपुर में। कहां आयोजित हुआ था? उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ था, महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम में। ये आपको ध्यान में रखना है। और उदयपुर में ये आयोजन लगभग अपन बात करें तो 10 वर्षों के बाद हुआ है। तो यहाँ पर आपके किसको ये सम्मान दिया गया, ये आपको बताना है। बताइए देखें। तो विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से महानिरीक्षक पुलिस सत्येंद्र सिंह को यहाँ पर ये राष्ट्रपति पदक दिया गया। तो सत्येंद्र सिंह आपके ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नाम यहाँ पर दिख रहा है सचिन मित्तल, और एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है जिनका नाम है एस सेंगाथिर। इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। इनको क्या दिया गया? राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। ठीक है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया? कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया? तो यहाँ पर 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड है वो प्रदान किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? ये थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो थीम बताइए। थीम है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, ये राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की थीम है। 11 लोगों को यहाँ पर यूथ आइकन अवार्ड दिया गया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला है किस प्रवासी राजस्थानी को प्रवासी भारतीय सम्मान, अभी हमने बात की थी ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय जो प्रवासी समारोह हुआ था, प्रवासी समारोह मनाया गया था, उसमें किस राजस्थानी को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया 2025। तो ये इनका नाम है डॉक्टर रामनिवास। किसको दिया गया? डॉक्टर रामनिवास को प्रवासी राजस्थानी का सम्मान दिया गया प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके भारतीय दूतावास म्यांमार के भारतीय दूतावास में हिंदी अध्यापक हैं, हिंदी का अध्यापन करते हैं वहां पर, डॉक्टर रामनिवास। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में प्रारंभ किया गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य वर्षा जल संचयन से संबंधित अभियान है, कर्म भूमि से मातृभूमि। और ये आपके कर्म भूमि से मातृभूमि, और शुरुआत में इसका जो शुरुआत की गई थी वो सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में ही शुरू की गई थी। अभी तो इसका कोई नहीं, इतना ध्यान में रखना किससे संबंधित है, तो ये वर्षा जल संचयन से संबंधित है, ये इतना ध्यान में रखें। अगला प्रश्न आपके सामने है, ओम बिरला ने सुपोषित मां अभियान का कौन सा चरण शुरू किया है जनवरी में? तो जनवरी के अंदर सुपोषित मां का कौन सा अभियान का कौन सा चरण शुरू किया है? तो सुपोषित मां अभियान का कौन सा चरण शुरू हुआ बताओ? तो ये तीसरा चरण शुरू हुआ था। कौन सा? तीसरा चरण ओम बिरला के द्वारा शुरू किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो यहां पर आपके 48 देशों की 57 भाषाओं की 48 देशों की 57 भाषाओं की 57 लैंग्वेज की 240 फिल्में दिखाई गई। कितनी? 240 फिल्में दिखाई गई, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर अगर बात करें राजस्थानी भाषा की कितनी फिल्में थी? राजस्थानी भाषा, तो राजस्थानी भाषा की 23 फिल्में थी, 23 फिल्में यहां पर शामिल की गई। इसी के साथ इसका आयोजन कब हुआ? तो 17 से 21 जनवरी हुआ। प्रश्न में लिखा हुआ है कौन सा संस्करण था इसका? तो इसके संस्करण की बात करते हैं तो इसका संस्करण ये था 17वां। कौन सा? 17वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर बेस्ट फिल्में हैं कुछ, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। सबसे पहले बात करते हैं, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड है वो किसको मिला? मेड इन पैराडाइज। किसको? मेड इन पैराडाइज। मेड इन पैराडाइज बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात करते हैं, बेस्ट शॉर्ट फिल्म तो ये थी वोदका, वोदका फेंटा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल में कभी बात करेंगे। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, 17वां संस्करण ये था, 17 से ही आयोजित हुआ था। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा गठित की गई 3 नई महिला पुलिस बटालियन के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? महिला पुलिस बटालियन गठित की गई कौन कौन सी? पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी। तो यहां पर अगर बात करें तो पद्मिनी बटालियन का मुख्यालय कहां होगा? सीकर। कालीबाई है उसका डूंगरपुर नहीं होगा। अमृता देवी बटालियन है उसका बाड़मेर होगा। कालीबाई का कहां होगा? अलवर में होगा। कालीबाई बटालियन कहां होगी? अलवर के अंदर होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। कालीबाई बटालियन का गठन है वो कहां पर होगा? अलवर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला है 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? यहां पर कौन सी है? 69वीं नेशनल सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है यहाँ पर, जो कि कहां पर आयोजित हुई? ये चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित हुई है। कहां पर?
जयपुर में इसलिए महत्वपूर्ण है, जयपुर में आयोजित। ठीक है, जयपुर में आयोजित हुई इसलिए महत्वपूर्ण है। यहां पर किसने जीता पुरुष वर्ग का खिताब? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता केरल ने। किसने? पुरुष वर्ग का खिताब केरल ने जीता। और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? रेलवे ने। महिला वर्ग में किसने जीत लिया? रेलवे ने जीत लिया। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। तो अभी कौन सी चैंपियनशिप थी? वॉलीबॉल चैंपियनशिप। अब कबड्डी चैंपियनशिप है, इसकी बात करते हैं। तो ये आपके कहां पर आयोजित हुई? तो इसका तो साफ साफ लिखा हुआ है प्रश्न में, हरिद्वार में आयोजित हुई। राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्थान की पुरुष प्लस महिला दोनों ही टीमों ने आपके कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है यहां पर। तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। जनवरी फरवरी 2025 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में ही हुआ। और इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इसका संस्करण था 18वां। जयपुर फिल्म फेस्टिवल 17वां, लिटरेचर 18वां। और इसकी आपकी थीम क्या थी? थीम है वो छोटी सी थीम है, और थीम है उत्सव। बस इतना ही है थीम के अंदर, और कुछ नहीं ध्यान में रखना। उत्सव थीम क्या है? उत्सव है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका पार्टनर कौन था? ये अगर आपसे पूछ ले, नहीं पूछेगा, नहीं फिर भी अगर आप पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना, यूरोपीय संघ इसका पार्टनर था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का पार्टनर कौन था? यूरोपीय संघ था। यूरोपीय संघ के 15 लेखकों से ज्यादा भी लेखकों ने भाग यहां पर लिया। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया? 43वीं शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है, इसमें आपके किसको दिया गया सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब? तो ये दिया गया ज्योति राव को। अगर किरण राव का नाम आपने सुना है कहीं तो जरूर बताइए। ज्योति राव बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान बॉक्सिंग टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया था? 38वें राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में आयोजित हुए, आपको पता है। और पटवारी के लिए मैंने ये पढ़ाया भी, आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर बॉक्सिंग कोच है वो किसको बनाया गया? मनीषा चाहर को बनाया गया। और इसका संबंध आता है भरतपुर से। मनीषा चाहर का संबंध कहां से आता है? भरतपुर राजस्थान से आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ये आपको बताना है। तो राजस्थान ने आपके यहाँ पर 2 स्वर्ण और 1 रजत के साथ ओवरऑल ट्रॉफी जीती थी। तो स्वर्ण कितने जीते? 2 जीते, प्लस 1 क्या जीता? रजत। और क्या जीती? ओवरऑल ट्रॉफी भी यहां पर जीत ली थी। ओवरऑल ट्रॉफी है वो हासिल कर ली थी। अगला प्रश्न है 43वां माणक अलंकरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किससे संबंधित है? सबसे पहले ध्यान रखें, ये पत्रकारिता से संबंधित है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और आपके किसे दिया गया? तो ये दिया गया महावीर शर्मा को। किसको? महावीर शर्मा को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने विक्रम सिंह राठौड़ को घुमंतु ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, इनका संबंध कहां से? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विक्रम सिंह का संबंध आपके कहां से है, ये आपको बताना है। विक्रम सिंह का संबंध कहां से बताओ देखें। बताइए। तो इनका संबंध आता है बाड़मेर से। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। और इनके द्वारा घुमंतुओं के लिए आपके कार्य किया जाता है, तो उसके कारण इनको
ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला प्रश्न है ऑपरेशन सरदवा किसके द्वारा चलाया गया? तो ये अभी पटवार में भी पूछा गया था, हमने भी पहले करवाया था, और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये आपके बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सरदवा है, वो राजस्थान के अंदर चलाया जाता है। कहां पर? राजस्थान बॉर्डर पे बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सरदवा चलाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? फ्लोरोसिस रोकथाम जो है राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? तो ये राजस्थान के 30 जिलों में संचालित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला निम्न में से कहां स्थापित की गई? तो ये एसएमएस कॉलेज और एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जयपुर और कोटा में स्थापित की गई। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एपेक्स समिति का संबंध किससे है? एपेक्स समिति, तो इसका संबंध सहकारिता से है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 आपको पता है, और इसके जितने भी कार्यक्रम हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए एपेक्स समिति बनाएगी। और इससे संबंधित एक चीज और ध्यान में रख लेना कि एपेक्स समिति के अध्यक्ष कौन है, अगर आपसे पूछ ले तो एपेक्स समिति के अध्यक्ष होते हैं आपके मुख्यमंत्री जी। कौन है? मुख्यमंत्री राजस्थान। ठीक है, पहचान तो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है एग्री स्टेक योजना। तो एग्री स्टेक योजना की अगर बात करें तो ये आपके सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से शुरू की गई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जिला ध्यान में रखना, सीकर। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से शुरू की गई? सीकर में शुरू की गई। और 5 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 से ये संपूर्ण राजस्थान में शुरू हो गई। संपूर्ण राजस्थान में 5 फरवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान के अंदर इसको शुरू कर दिया गया। फिर आता है उल्लास मेला। उल्लास मेले से संबंधित एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम आपके क्यों चलाया जाता है? तो ये आपके जो साक्षरता से संबंधित है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो निरक्षर हैं उनको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और प्रदेश में अभी भी अगर बात करें तो 80 लाख व्यक्ति है जो लगभग निरक्षर हैं। और प्रति वर्ष या इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष लगभग 20 लाख लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसी के संबंध में उल्लास मेला आयोजित हुआ था। और उल्लास मेला है वो कहाँ पर आयोजित हुआ? तो उल्लास मेला जयपुर में आयोजित हुआ था। कब आयोजित हुआ? 21 जनवरी को आयोजित हुआ था, 21 जनवरी 2025 को। अगला है निर्वाचन विभाग स्टेट आइकन। तो निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकन है वो किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया नीरज चौधरी को। किसको बनाया गया? नीरज चौधरी को बनाया गया। और नीरज चौधरी कौन है? तो ये आपके राजस्थान के क्या है? राजस्थान के पर्वतारोही हैं। पर्वतारोही मतलब पहाड़ों पर्वतों पर चढ़ने वाले, पर्वतों को आपके उनके ऊपर पर्वतारोहण करने वाले होते हैं, उनको पर्वतारोही कहा जाता है, आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर इनको क्या बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है निर्वाचन विभाग का स्टेट आइकन। तो ये था आपके जनवरी का करंट अफेयर, जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई। क्लास और कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो वो भी बताइएगा। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF है वो डाल दी जाती है, और भी कोई जानकारी होती है तो वहीं पर आपको सबसे पहले मिलती है। टेलीग्राम का लिंक है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। थैंक यू।